स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अब साइंस 1 ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट और इस लेसन को एंड करेंगे। ओके, हमने लास्ट वेरिएशन ऑफ जी पढ़ा था, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और चेंज विद हाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज विद डेप्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। जैसे आप अर्थ में अबाव जा रहे थे और चेंजेस आ रहा था, ऐसे अगर अर्थ में आप इनसाइड द अर्थ आएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन नंबर 5, वही इक्वेशन नंबर 5 जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज होती है तो आपको लग रहा होगा कि जी इंक्रीज होता होगा। ओके, बट हाउएवर डेप्थ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज। व्हेन आर डिक्रीजेज जी ऑल्सो डिक्रीजेज। ओके, इसका मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ एम टू बी यूज इन द इक्वेशन नंबर 5 जो हम यूज करते हैं ये भी डिक्रीज हो जाएगा। एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द चेंज इन आर एंड एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। यानी इन शॉर्ट ये है कि नॉर्मली इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो हाइट में तो हमने यही पढ़ा था कि जब आर इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज, या जी इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज। बट डेप्थ में ऐसा नहीं होता है। डेप्थ मतलब ये अर्थ है हमारी, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अर्थ डेप्थ में जा रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसमें आपका आर डिक्रीज पे जी भी डिक्रीज होगा, एम भी डिक्रीज होगा। यानी इन शॉर्ट एम और आर जो दो मेन टर्म्स हैं ये डिक्रीज होते हैं व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। आर एंड एम डिक्रीजेस व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर प्लैनेट का अपना मास और अपना रेडियस होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब आप मून पे जाते हैं तो आपका जो वेट है वहाँ पर 1/6 हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज वहाँ की ग्रेविटी वैल्यू 1/6 है। As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon. और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ पे जितना जंप कर सकते हैं तो अगर हम मून पे जाके जंप करेंगे तो वो 6 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, बिकॉज वहाँ पर 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ होती है ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। इस पर डिस्टिंग्विश बिटवीन शायद एक्सरसाइज में हो तो आपको एक डिस्टिंग्विश ही प्रिपेयर करना है, बट यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं है तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। एसआई यूनिट मास की किलोग्राम है। मास एक स्केलार क्वांटिटी है। मैंने बताया था स्केलार क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। ये हर जगह वैल्यूज की सेम है एंड इट डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाएं तो ये इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया। द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन एज वेट इज इक्वल्स टू mg। अभी आपको याद है मैंने पेज पे जो सेकेंड लैब हमारी वीडियो है उसमें मैंने पेज पे आपको F इज इक्वल्स टू mg रिलेशन दिया था और बताया था कि एक डाउनवर्ड वेट फोर्स होता है। तो W इज इक्वल्स टू F दैट इज इक्वल्स टू mg और G होता है आपका gm अपॉन आर स्क्वायर रिलेशन। तो वेट बीइंग अ फोर्स, SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है। वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर था ऊपर। डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर होता है। As the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place. क्योंकि g सब जगह सेम नहीं होता, that's why हमारा weight भी change होता है place to place, though its mass is constant। हाँ, लेकिन mass change नहीं होता, mass constant रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। ओके, हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्री फॉल क्या चीज़ है? फ्री फॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट करता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ पे,
मुझ पे भी ग्रेविटी अप्लाई होती है, एप्पल पे भी अप्लाई होती है जो ट्री पर है, कोई बर्ड अगर उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो उस पर भी ग्रेविटी अप्लाई होती है। एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। व्हेन वी आर होल्डिंग अ स्टोन इन आवर हैंड, तो स्टोन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, स्टोन। ओके, एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्टोन रिमेन एट रेस्ट। मतलब जब स्टोन मेरे हाथ में है तो मैंने एक फोर्स लगा रखा है, अपनी मस्कुलर एनर्जी से उसको होल्ड कर रखा है। ओके, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है लेकिन इट विल रिमेन एट रेस्ट। जब लेकिन मैं स्टोन को छोड़ दूंगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन है यहाँ, अब जब मैंने इसको रिलीज करा, स्टोन को जैसे हम रिलीज करेंगे तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये मूव करेगा। ओके, एंड इट फॉल्स डाउनवर्ड अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं फॉलिंग फ्रीली। ओके, रिलीज स्टोन इज इन अ फ्री फॉल, मतलब जब तक वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज द फ्री फॉल। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो होती है एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, देन गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके, ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज करता है। अब ऐसा नहीं है कि जब ये नीचे आ रही है तो कुछ एयर रेजिस्ट नहीं करी, नहीं, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो एक जो उस पर एयर अपोज करता है उसे, ओके, बॉयंट फोर्स भी उसको अपोज करता है, ऑल्सो एक्ट्स ऑन द बॉडी। व्हाट इज बॉयंट फोर्स? बॉयंसी एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ अगर वाटर में फ्लोट कर रही है या एयर में कोई बर्ड अपने आप को फ्लाई या ग्लाइड करा रही है तो वो फोर्स ऑफ बॉयंट फोर्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ बॉयंसी है। ओके, क्योंकि ड्यूरिंग द फ्री फॉल फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज करता है मोशन को। ओके, इसलिए ट्रू फ्री फॉल आपको सिर्फ पॉसिबल ओनली इन द वैक्यूम ही होगा। ओके, बाय यूजिंग द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप u को 0 लें और एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू g, तो हम इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं। आपने छोटी क्लास में भी 3 काइनेमैटिक इक्वेशंस पढ़ा है, एक सॉल्व भी कर देता हूँ। v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, ये हमारा नॉर्मल काइनेमैटिक इक्वेशन है। ओके, अब ये टॉपिक में हमारे क्या कह रहा है कि u को 0 लो और a को g लो, तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा इन प्लेस ऑफ u 0, इन प्लेस ऑफ a gt, तो v इज इक्वल्स टू gt। ओके, v इज इक्वल्स टू gt। सिमिलरली अगर आप करेंगे s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर वही u की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह g टी स्क्वायर, 0 इंटू टी 0, तो क्या मिला सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर वही बात, इन प्लेस ऑफ u 0 लो, a की जगह पर g लो, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2gs। ओके, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि ये कैसे आया। नाउ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अपवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी, इसलिए हम उसको g नहीं लेंगे, माइनस g लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट टू द वेलोसिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ g is the same, but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. वैल्यू ऑफ g सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑन द अर्थ। इसलिए जितनी भी मून है या जितनी भी सैटेलाइट्स हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ मूव करते हैं। दे आर इन अ फ्री फॉल, ये सब फ्री फॉल में हैं। नाउ वी हैव अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी आप लास्ट स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन होता है। ओके, आगे लिखा हुआ भी है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी रिलेटिव और इंक्रीज होती है एज वी गो टू ग्रेटर हाइट। अगर हम ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं ओके तो ये एनर्जी इंक्रीज होती है। वी हैड एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। इसे mgh कहते हैं। ओके, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ऑन द ग्राउंड इट इज़ ज़ीरो। जब ये रेस्ट होती है तो देर इज़ नो हाइट, हाइट इज़ ज़ीरो। तो जब ऑन द ग्राउंड है यानी h इज़ ज़ीरो तो पोटेंशियल ज़ीरो होता है। When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant मान लेते हैं। ओके, but for a large value of h, g decrease होती है with earth gravitational force does not act on the object। मतलब वो इतनी हाइट पर है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी ज़ीरो देयर। इसलिए हमने उस डिस्टेंस पर, उस पॉइंट पर पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। फॉर स्मॉलर डिस्टेंस हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव भी होती है, इसलिए देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gmm/r+h है और बाहर नेगेटिव है। एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब आपने एक बॉल को ऊपर अपवर्ड थ्रो किया ओके तो इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे वो बॉल ऊपर जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एट एवरी पॉइंट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाती है सर्टेन हाइट पे आके ओके। और जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो जैसे ग्रेविटी अप्लाई उस पॉइंट पे करेगी तो अब ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ओके। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, अभी जो मैंने पीछे सॉल्व भी किया है, v² इज इक्वल्स टू u² + 2as। तो v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी जो कि ज़ीरो है, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर हाइट पे मैक्सिमम तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और a हमारा -g है, y -g बिकॉज ये डाउनवर्ड है। तो अगर ये दो बातें मैं प्रूव कर दूँ, इन प्लेस ऑफ v ज़ीरो इन प्लेस ऑफ a -g, तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा s इज इक्वल्स टू -u² / 2g। कैसे? ऐसे v² इज इक्वल्स टू u² + 2as। ठीक है, नाउ माई v इज ज़ीरो तो u² + 2, माई a इज -gs, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u² - 2gs, -2gs वहाँ ले जाओ तो +2gs इज इक्वल्स टू u² हो जाएगा। और फाइनली आपका s इज इक्वल्स टू हो जाएगा u² / 2g। ओके, नाउ इस डिस्कशन से हमें पता चल गया कि वैल्यू ऑफ g कीप्स ऑन डिक्रीजिंग है एज वी गो हायर। मतलब जैसे जैसे हम हायर जाते हैं g की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ओके, फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड डिक्रीज एज द बॉल गोज अप। अगर कोई बॉल ऊपर जाएगी तो जो फोर्स पुल डाउन करेगा वो डिक्रीज होगा इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करा, इतना इंक्रीज किया कि अब ये ग्रेविटी उस पर अप्लाई नहीं हो रही, या ये कहो कि हमने इतना इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज किया कि द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल। मतलब जो डाउनवर्ड पुल उसको नीचे लाता था अब नहीं ला पा रहा है। द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल, मतलब डाउनवर्ड पुल को ओवरकम कर जाएगी बॉल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ। और ये अर्थ से एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी, ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाएगी ओके। और फिर कभी भी विल नॉट फॉल बैक, और वापस नहीं आने वाली। इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं ओके। नाउ वी कैन determine its value by using the law of conservation of energy okay। the force of gravity being inversely proportional to the square of the distance है। ये हम लेसन के काफ़ी स्टार्टिंग से सेकंड पार्ट से तो पढ़ ही रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। F
हम पढ़ चुके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ओके, एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. This means that for the object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance. इसका मतलब हुआ कि अगर उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर escape होना है तो उसको फ्री होना पड़ेगा फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. और ये कब होगा? जब वो किसी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा. ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, और जैसे ही वो इस इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है, तो वो फार रेस्ट हो जाएगा इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, और हमेशा फिर विल स्टे देयर, वहीं रहेगा. नाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये होती है, फिक्स फार्मूला है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ इसे. पोटेंशियल एनर्जी ये होती है. तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो दिस इज माई रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसे हम बाजू में निकालेंगे एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. एट इन्फिनाइट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी टोटल एनर्जी E2 काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी जीरो होती है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू E2 होता है. ओके, तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सॉल्व कर देता हूँ. By the principle of conservation of energy, E1 is equals to E2 होता है. ओके, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ. E1 क्या है मेरा पीछे से? हाफ mv स्क्वायर एस्केप माइनस gmm अपॉन r, और E2 क्या आया था? 0. अब मुझे यहाँ से v एस्केप की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसे कैसे करेंगे? हाफ mv एस्केप स्क्वायर, ये माइनस का पूरा टर्म उधर गया तो ये हो जाएगा gmm अपॉन r. ओके, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो v एस्केप स्क्वायर हो जाएगा gm, और ये 2 जाएगा ऊपर अपॉन r. अगर आप अंडर रूट लेना चाहें तो अंडर रूट भी ले सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो v एस्केप हो जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन r. इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल g क्या होता है? gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है. तो ये R स्क्वायर ऊपर गया, तो जी आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल gm, यानी कैपिटल gm क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर. तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल gm आप ये जी आर स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2gr स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल, तो v एस्केप फाइनली आया अंडर रूट 2gr. ओके, आपको g की भी वैल्यू मालूम है, r की भी वैल्यू मालूम है. अगर मैं gr की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लूँ तो उसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी कोई भी चीज़ अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से आपकी जा रही है वेलोसिटी, तो दैट इज एस्केप हो जाएगी. ओके, द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट to the moon or other planet have to have their initial velocity larger than the escape velocity. मतलब इससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, larger than. They can overcome Earth's gravitational attraction को वो ओवरकम कर जाएगा और can travel to these objects. So this is all about your lesson Science 1 Gravitation. मैंने इसको 3 पार्ट में आपको कराया. टेक्स्ट के एक्चुअल कंटेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है. बॉक्सेस के बारे में बता दूं कि बॉक्सेस हम अलग से लेक्चर लेते हैं असाइनमेंट में, और न्यूमेरिकल्स भी अलग से लेते हैं. उसका मैंने रीज़न बताया है कि जब तक आपने अभी एस्केप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है, अभी तो आपने सुना है पहली बार, तो पहले से समझिए, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला लर्न कीजिए, फिर आपको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड होगा, फिर आप न्यूमेरिकल को समझ के करोगे. बिना समझे करना है तो डायरेक्ट किया जा सकता है. ओके, तो हम जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट लेक्चर करेंगे और ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी. थोड़ा मार्किंग ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 का A, B और C, ये 3 क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, A, B, C. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. बस मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 2 का A, B, C और क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.